हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रूप दिखाई दिया, जिसका सबको था इंतजार। बता दिया कि अमेरिका कितना बड़ा दोगला है। जी हां दोस्तों, कैसे डबल गेम खेल रहा है अमेरिका। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों, भारत पर उसने टैरिफ बम फोड़ तो दिया, लेकिन रशिया के साथ एनर्जी डील की बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका। जी हाँ, ये बात का खुलासा खुद व्हाइट हाउस के अधिकारी ने किया है दोस्तों, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया कि अमेरिका इतनी बड़ी दोगलापंती कैसे कर सकता है। बताएंगे दोस्तों कौन सी डील करने जा रहा है रशिया के साथ, और अगर ऐसा है तो क्या आज से बाकी 25% का भी टैरिफ भारत पर हो जाएगा लागू, क्योंकि आज 27 अगस्त है और आज से ही लागू होनी थी भारत पर बाकी 25% का पेनल्टी टैरिफ। दोस्तों अमेरिका की सबसे बड़ी दोगलापंती की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाले हैं। इसी बीच दोस्तों अमेरिका के इस 50% टैरिफ पर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है, और अपना भारत अमेरिकी टैक्स के खिलाफ क्या तैयारियां कर रहा है दोस्तों, ये बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे टैरिफ पर बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया था फोन, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं उठाया उनका कॉल, जिसके बाद दोस्तों बहुत बड़े एक्सपर्ट ने बता दिया इसके पीछे का क्या हो सकता है मायना, क्यों नहीं उठाया गया डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, आखिरकार यूक्रेन ने थाम ही लिया भारत का हाथ। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप पर ही भरोसा है पीएम मोदी जी, आप हमारी इस जंग को रुकवा देंगे, हमें पूरा भरोसा है। बस जेलेंस्की के ये कहते ही दोस्तों अमेरिका में लग गई आग। बताएंगे किस बात को लेकर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया कांटेक्ट। साथ ही साथ बताएंगे अपना भारत देगा पाकिस्तान को बांग्लादेश दौरे का जवाब। खबर सुनते ही पाकिस्तानियों की उड़ गई नींद। पीएम मोदी का नया गेम प्लान आपको बताते ही दोस्तों आप भी जाएंगे शॉक, यानी चौंक जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। तो वहीं दोस्तों प्रियंका गांधी ने बिहारियों का उड़ाया मजाक। तो क्या बिहार चुनाव से पहले चुन लिया जाएगा बीजेपी का अध्यक्ष? एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इससे जुड़ी दोस्तों सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं एक एक करके। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र नीति और भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला, भारत झुकने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका का दोगलापन एक बार फिर सबके सामने आया है। बीते कई सप्ताह से रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत को लगातार टारगेट करने वाला अमेरिका खुद रशिया के साथ एनर्जी डील करने की तैयारियां कर रहा है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बातचीत से परिचित कुछ सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने इस महीने यूक्रेन की शांति को लेकर हुई बातचीत के दौरान ऊर्जा समझौतों पर चर्चा किया है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका यूक्रेन में शांति समझौते पर मनाने के लिए रूस को इस डील की पेशकश कर रहा है। इस समझौते के बाद अमेरिका रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील भी दे सकता है। बता दें कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। हालांकि यूक्रेन जंग का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां रूस की कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में फिर से प्रवेश कर सकती हैं। वहीं अन्य सूत्रों ने बताया कि रशिया ने अपनी एलएनजी परियोजनाओं के लिए अमेरिकी उपकरण खरीदने की संभावना भी जताई है। वहीं अमेरिका रूस से परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर जहाज भी खरीद सकता है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक ये बातचीत इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के रशिया दौरे के दौरान हुई। विटकॉफ ने यहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके दूत किरिल दिमित्रीव से मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि इन चर्चाओं की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई है। वहीं एक सूत्र के मुताबिक 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान भी इन सौदों पर संक्षिप्त चर्चा हुई थी। जी हां दोस्तों, ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से व्यापार करके जंग में आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए भारत पर मोटा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने भारत से आयातित उत्पादों पर पहले ही 25% टैरिफ लगा चुका है। अब 27 अगस्त यानी आज से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। और आज 27 अगस्त भी है, यानी कि आज से 25% ये टैरिफ भी भारत पर लग चुका है। यानी कुल भारत पर 50% का टैरिफ हो चुका है आज से।
अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका रूस पर जंग रोकने का दबाव बनाना चाहता है, लेकिन ये कहां का न्याय है कि तुमने भारत पर तो टैरिफ लगा दिया, वो भी किसके लिए लगाया? रशिया से व्यापार करने के लिए। लेकिन तुम खुद रशिया के साथ व्यापार करने जा रहे हो, वो भी बहुत बड़ी एनर्जी डील करने जा रहे हो, तो ये तुम्हारा दोगलापन है कि नहीं है? पहले तो अमेरिका को इस चीज का जवाब देना चाहिए। हालांकि भारत ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। लेकिन दोस्तों, मुद्दा यहाँ पर यह नहीं है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए इस टैरिफ वॉर में झुकेगा या नहीं झुकेगा, दबाव को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। यहाँ सवाल दोस्तों यही है जो कि बिल्कुल जायज और जेन्युइन सवाल है, और वो ये है कि जब तुम रशिया के लिए ही, रशिया के साथ व्यापार करने के लिए ही भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हो, तुमको ये लग रहा है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है जिससे कि अमेरिका का डॉलर घूमकर रूस के पास जा रहा है, जिससे कि रशिया अपने हथियारों को एनर्जी दे पा रहा है और यूक्रेन के लोगों की जान ले रहा है, यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। तो क्या जब तुम अब एनर्जी डील करने जा रहे हो सीधा सीधा रशिया के साथ, तब क्या तुम्हारा डॉलर रशिया नहीं जाएगा? तब क्या रशिया उस डॉलर का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने में नहीं करेगा? दोस्तों, ऐसे ही अमेरिका को दोगला देश नहीं कहा जाता, वो बहुत बड़ा दोगला देश है और उसकी ये हरकत आज की नहीं है, बहुत पहले से डबल स्टैंडर्ड फॉलो करता है अमेरिका। लेकिन ट्रंप से दोस्तों ऐसी उम्मीद नहीं थी, उस ट्रंप से जिसको भारत के लोग भी लगातार सपोर्ट करते आए थे। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। अमेरिका के इस दोगलेपन के लिए आप लोग कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपको बताते हैं कि आज से यानी 27 अगस्त से टोटल 50% का टैरिफ लग चुका है भारत पर। इससे क्या असर पड़ेगा अपने भारत की अर्थव्यवस्था पर और क्या है अपने भारत की तैयारियां, आपको बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से भारत के सामानों पर अब 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस संबंध में भारत को एक नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है कि अमेरिका 27 अगस्त को रात 12:01 से भारत के सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा देगा और ये मौजूदा 25% टैरिफ को मिलाकर कुल 50% हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका में 27 अगस्त को रात 12:01 पर जब ये टैरिफ लागू होगा, तब भारत में सुबह के 9:30 बज रहे होंगे। इस नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर भारत का कोई सामान निर्धारित समय के 1 सेकंड बाद भी अमेरिका में पहुंचता है तो उस पर टैरिफ की नई दरें लागू हो जाएंगी जो 50% है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत पर लगाया गया ये 50% का टैरिफ कैसे कार्य करेगा और इसका क्या असर होगा? दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा या जिनको नहीं भी पता होगा उनको हम बता दें कि भारत के कपड़ों पर पहले 9% का टैरिफ लगा करता था। बहुत पहले की बात है दोस्तों, जब ये टैरिफ वॉर नहीं आया था, उससे पहले 9% का टैरिफ लगता था, जो कि अब 50% टैरिफ लगने के बाद अब ये 59% का टैरिफ हो जाएगा कपड़ा के निर्यात पर। इसी तरह रेडीमेड कपड़ों पर पहले 13.9% का टैरिफ लगता था, जो कि अब 50% टैरिफ लगने के बाद 63.9% का हो जाएगा। यानी जिन जिन सामानों पर पहले जितने भी परसेंट का टैरिफ था दोस्तों, अब उसमें आप 50% का टैरिफ और ऐड कर दीजिए तो इतने जो टोटल निकलकर सामने आएगा, आप समझ जाइएगा कि उतने परसेंट का अब इन प्रोडक्ट्स पर टोटल टैरिफ लगने वाला है। जी हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये 50% का टैरिफ जिन जिन सामानों पर लागू होने वाला है उसी पर ये टैरिफ ऐड होगा। जी हाँ, आपको बता दें, भारत में कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा सेक्टर है, जहां पर 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जिससे 5 से 7% कामगारों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुपुर, गुजरात के सूरत, पंजाब के लुधियाना और मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में कपड़ा फैक्ट्री पर इसका ज्यादा असर दिखाई देगा। इसके अलावा स्टील जैसे प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपना भारत कैसे काट निकालेगा ट्रंप के इस टैरिफ का। ऐसे में टैरिफ के असर को कम करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से 5 मांगे की हैं। छोटे व्यापारी और लघु उद्योग को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए, इन्हें सस्ते कर्ज और आसान क्रेडिट उपलब्ध करवाए जाएं, ब्याज और कर्ज के मूलधन चुकाने पर 1 साल की मोहलत दी जानी चाहिए, प्रभावित कंपनियों को बिना गारंटी वाले लोन दिए जाने चाहिए, नए देशों के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाए जाएं, खासकर
यूरोपीय यूनियन, ओमान, चिली, पेरू, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ ऐसे समझौते हों जिससे भारत अमेरिका जाने वाले अपने सामान को इन देशों के बाजार में खपा सके। दोस्तों लगे हाथों आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट भी है कि जितना ज्यादा हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदेगा, भारत का बना हुआ सामान ही खरीदेगा। दोस्तों कोशिश तो आप लोग यही करिएगा, क्योंकि हमारे देश में सामानों की जो घरेलू खपत होती है उससे हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा तय होती है। इसीलिए अगर आज से आप भारत में ही बने सामानों का इस्तेमाल करेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज ये देखकर खरीदेंगे कि वो भारत में बनी है या भारत के बाहर बनी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ जाएगी और फिर कोई टैरिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों ये हमारा सुझाव था आपके लिए, हम भी ऐसा करते हैं और आप भी ऐसा कीजिएगा। और कौन कौन ऐसा करने वाला है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमें बहुत खुशी होगी और भी ज्यादा खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इस खबर को समझ करके ये जान सके कि आगे क्या स्टेप्स उठाने हैं भारत को और मजबूत करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो शेयर अवश्य करिएगा, अंत में शेयर कर दीजिएगा, लेकिन अभी सामने लाइक का बटन है, लाइक नहीं किया तो बटन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी खबर की, जहां टैरिफ पर बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया था फोन, लेकिन मोदी जी ने नहीं उठाया उनका फोन कॉल, जिसके बाद दोस्तों एक्सपर्ट्स के रिएक्शन ने सबको चौंका कर रख दिया कि क्यों पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया। कहा ड्रैगन बियर आए साथ साथ। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात करने की कोशिश की। ट्रंप की ओर से कम 4 बार पीएम मोदी जी को फोन किया गया, लेकिन भारतीय पीएम ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने मोदी से बात करने की कोशिशें ऐसे समय पर की जब दोनों देशों के रिश्ते में टैरिफ के मुद्दे पर तनाव बना हुआ है। जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन यानी FAZ ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा करते हुए कहा है कि टैरिफ मुद्दे पर ट्रंप ने अपने सभी विरोधियों को हरा दिया, लेकिन भारत को वो नहीं हरा पाए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक्सपर्ट ने प्रतिक्रिया दी है कि उनका कहना है कि ये भारत के कड़े रुख का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, वियना की रहने वाली जियोपॉलिटिकल रणनीतिकार वेलिना चाकरोवा ने जर्मन अखबार के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने ऐसा करके बहुत ज्यादा साफ संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जर्मन FAZ कहता है कि ट्रंप ने मोदी से 4 बार संपर्क की कोशिश की और सभी कॉल अस्वीकार कर दी गई। भारत की आधिकारिक लाइन ऐसे कॉन्टैक्ट से इनकार की है। हालांकि साफ है कि मोदी जी ने ट्रंप के ट्रैप से बचने के लिए ड्रैगन बियर यानी चीन और रशिया की ओर रुख किया है। नई दिल्ली ने अपना विकल्प चुनते हुए अमेरिका को संदेश दे दिया है। जी हाँ, जिनको नहीं पता कि जर्मन के अखबार ने क्या क्या कहा है तो आपको बता दें, जर्मन अखबार की रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत से इनकार किया, साथ ही अमेरिकी डेलीगेशन को भी भारत में आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अखबार ने लिखा है कि पीएम मोदी जी को ट्रंप के बर्ताव से बहुत ज्यादा बुरा महसूस हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने कड़ा रुख दिखाया और साफ कर दिया कि वो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कैबिनेट ने बिल्कुल सही किया या गलत बताना मत भूलिएगा, लेकिन ऐसे दोगले देश के लिए, दोगले राष्ट्रपति के लिए तो करना बनता ही है, जो खुद तो रशिया के साथ व्यापार कर रहा है, लेकिन भारत अगर तेल खरीद रहा है तो भारी टैरिफ लगा रहा है। ऐसे में क्लियर मैसेज दे दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि भैया तुम्हारे हम इस फेक टैरिफ पर, इलॉजिकल टैरिफ पर कोई बात करना ही नहीं चाहते, ना तुमसे कोई बात करना चाहते हैं, ना कोई तुम्हारा डेलीगेशन हम अपने भारत में आने देना चाहते हैं। अगर वो इस सेम मुद्दे पर बात करेंगे तो जी हाँ, वाकई में अमेरिका की हेगड़ी निकाल कर रख दी अपने भारत ने। इस कदम पर अपनी राय देना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर मानते हैं कि भारत ने बिल्कुल सही और सटीक तरीके से जवाब दिया है तो कमेंट में पीएम मोदी डिड राइट लिखना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, जहां पर आपको बता दें आखिरकार यूक्रेन ने थाम ही लिया भारत का हाथ। प्रधानमंत्री मोदी जी से खुद जेलेंस्की ने कहा कि आप पर भरोसा है पीएम मोदी जी, आप ही हमारी इस जंग को रुकवा सकते हैं। जी हां, दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंगलवार को आभार व्यक्त किया और कहा कि कीव को रूस के साथ युद्ध समाप्त कराने संबंधित भारत के योगदान पर भरोसा है। जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन शांति और संवाद के प्रति भारत के समर्पण की सराहना करता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अब जब पूरी दुनिया इस भयानक युद्ध को गरिमामय तरीके से और स्थायी शांति के साथ समाप्त कराने का प्रयास कर रही है, हमें भारत के योगदान पर भरोसा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयास विफल होते दिख रहे हैं। दूसरी ओर इस पर भारत से भी उम्मीद बढ़ रही है। भारत ने एक विश्वसनीय मध्यस्थ के तौर पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 42 महीने से चल रहे इस युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंध बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। इसने वैश्विक स्तर और खास तौर
से ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति मजबूत की है। इससे यह विश्वास बढ़ा है कि भारत यूरोप के हालिया दशकों के इस सबसे खूनी युद्ध को रुकवाने में विश्वसनीय मध्यस्थ हो सकता है। जैसा कि जेलेंस्की को भी प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा है और व्लादिमीर पुतिन को भी पीएम मोदी पर भरोसा है। दोस्तों, यूक्रेन का अमेरिका के साथ संबंध अच्छा सिर्फ इसीलिए है, या आप कह सकते हैं जबरदस्ती का संबंध है, वो भी इसलिए ताकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा सके, वेपन दे सके और नाटो में शामिल करवा सके। यानी कुल तरीके से किसी चाहत के लिए ही यूक्रेन ने अमेरिका से संबंध अच्छे बना रखे हैं। लेकिन जेलेंस्की को भी पता है कि अमेरिका से बड़ा दोगला देश कोई नहीं है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो भी दम कस के बैठा हुआ है। दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बातें कही है कि पीएम मोदी जी आप पर ही भरोसा है कि आप हमारे इस युद्ध को शांत करवा दोगे, वाकई में दोस्तों ये दर्शाता है कि कैसे जेलेंस्की भारत के पीएम मोदी जी पर भरोसा जता रहे हैं, वो भी तब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं ही इस युद्ध को शांत करवाऊंगा। इसके बावजूद भी ऐसी बात पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर कहना, ये क्लियर दर्शाता है दोस्तों, क्लियर साइन है कि जेलेंस्की भी अमेरिका को बहुत अच्छे से पहचान चुका है। अगर आपको दोस्तों हम यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट की जानकारी दे तो यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यहां तक कह दिया था कि वो यूक्रेन मुद्दे पर सुरक्षा गारंटी की प्रणाली पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसमें चीन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य अस्थायी सदस्य शामिल हों, जिसको लेकर दोस्तों राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नकारते हुए कहा कि चीन की इसमें कोई जगह नहीं है। जेलेंस्की ने साफ किया कि वो चीन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वहीं भारत के लिए हमेशा से तैयार है। तो दोस्तों ये है ऑरा अपने भारत का। ऐसे में मेरा भारत महान कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी खबर की, जहां नेपाल में विपक्ष ने प्रधानमंत्री ओली को लिखी चिट्ठी, कहा चीन दौरे पर लिपुलेख का मुद्दा जरूर उठाएं। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार फिर शुरू करने के समझौते पर चिंता जताई है। पार्टी के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भारत और चीन की अपनी आगामी यात्राओं के दौरान इस मुद्दे को उठाने की गुजारिश की है। नेपाल लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना अभिन्न अंग मानता है। भारत ने इस पर नेपाल के दावों को रिफ्यूज कर दिया, खारिज कर दिया है। आरएसपी के विदेश संबंध विभाग के प्रमुख शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल की सहमति के बिना किसी भी देश द्वारा नेपाली भूमि पर कोई भी गतिविधि या समझौता वैध नहीं किया जाएगा। आरएसपी ने कहा कि इस विवाद को राजनयिक और शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाना चाहिए। आरएसपी ने प्रधानमंत्री ओली से गुजारिश की है कि वे इस महीने के आखिर में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा के दौरान और 16 सितंबर को भारत की अस्थायी यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाएं। हालांकि भारत ने नेपाल के दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि वे ना तो उचित है, न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। और भारत ने यह भी कह दिया कि किसी भी तरफ से किया गया एक तरफा क्षेत्रीय दावा अस्वीकार्य है। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां ईरान के सेना प्रमुख ने आसिम मुनीर की लगाई क्लास, कहा अपने आतंकियों को कंट्रोल करो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकी समूहों से भारत के साथ साथ दूसरे पड़ोसी देश भी परेशान है। ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक पाकिस्तानी आतंकी दहशत फैला रहे हैं। पाकिस्तान के खास दोस्त चीन की योजनाएं भी इन आतंकियों से बची नहीं है। दोस्तों, भारत तो लंबे समय से इसके खिलाफ पाकिस्तान को घेरता आया है। अब ईरान ने भी पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद मौजवी ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष COS फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान मौजवी ने चिंता जाहिर की है कि हाल ही में ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। मौजवी ने मुनीर से आतंकी के खिलाफ ईरान का सहयोग करने का आह्वान किया है। तो वहीं आपको बता दें, भारत देगा बांग्लादेश दौरे का जवाब, पीएम मोदी का नया गेम प्लान शुरू, जो पाकिस्तान की उड़ा गया नींद। दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। पहली बार अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर आ सकते हैं। दोस्तों, ये दौरा ऐसे समय पर प्रस्तावित है जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगातार भारत व तालिबान दोनों को धमकियां दे रहे हैं। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने मुत्ताकी को नई दिल्ली आने का न्योता दिया है। इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं, लेकिन यात्रा की आधिकारिक तिथि अभी तय नहीं है। चूंकि आमिर खान मुत्ताकी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC प्रस्ताव 1988 के तहत यात्रा प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए भारत ने UNSC की ट्रेवल एग्जेम्पशन कमेटी से विशेष छूट यानी ट्रेवल एग्जेम्पशन देने का अनुरोध किया है। यदि यह मंजूरी मिल जाती है तो तालिबान राज आने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत आएगा। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने भी इस प्रस्तावित यात्रा की पुष्टि की है। दोस्तों, मुत्ताकी की ये यात्रा पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया था। इसे पाकिस्तान के पूर्वी मोर्चे से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति माना गया था।
विश्लेषकों का कहना है कि यदि मुत्ताकी दिल्ली आते हैं तो ये भारत का कूटनीतिक पलटवार होगा। ये पाकिस्तान की रणनीति को कमजोर कर देगा और आसिम मुनीर की धमकियों का सीधा जवाब माना जाएगा। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सही तरीके से जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं, बताना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बता दें दोस्तों बलूच विद्रोहियों ने खुली चेतावनी दी है अमेरिका को। कह दिया है कि पाकिस्तान के चक्कर में ना आए, क्योंकि चीन तो पहले से ही भुगत रहा है हमको लेकर, अमेरिका भी अब झेलेगा। जी हां, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने अपने प्रांत की खनिज संपदा को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। बलूचिस्तान के विद्रोही गुट ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान या विश्व की कोई दूसरी शक्ति उनकी कीमत हो धातुओं पर नजर डालेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। BLF ने अपनी राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम मुहिम को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए चेतावनी दी है। गुट ने इस आंदोलन के लिए राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील करते हुए कह दिया है कि उसका संघर्ष पाकिस्तानी अधीनता के विरुद्ध है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में बाढ़ ने मचाई तबाही। भारत के रावी सतलुज में पानी छोड़ने से सैकड़ों गांव जलमग्न, 1.5 लाख को किया गया रेस्क्यू। दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और POK समेत बड़े इलाके में बाढ़ भयावह रूप लेती जा रही है। लगातार भारी बारिश और भारत से नदियों में छोड़े गए पानी ने पाकिस्तान सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। भारत से सतलुज और रावी नदी में पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी NDMA ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राहत कर्मियों ने करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में भेजा है। भारत की ओर से पाकिस्तान को पानी छोड़े जाने की जानकारी दे दी गई थी। इससे स्थानीय प्रशासन लोगों को निकालने के काम में जुट गया। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां बिहार JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से बिहार और बिहार वासियों के प्रति अपमानजनक रही है। उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था और मंच पर मौजूद प्रियंका गांधी ने तालियां बजाकर उस बयान का समर्थन किया था। ये कांग्रेस की असली मानसिकता को दर्शाता है। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता उस अपमान को आज भी भूली नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो नेता बिहारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बयान का खुलेआम समर्थन कर चुकी हो, वे आखिर किस नैतिक अधिकार से बिहार की धरती पर चुनावी दौरा करने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र अब पूरी तरह उजागर हो चुका है और आगामी चुनाव में बिहार की जनता उन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार है। तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार चुनाव से पहले चुन लिया जाएगा बीजेपी अध्यक्ष? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने वाली है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ये फैसला हो सकता है। फिलहाल JP नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। अब पार्टी एक नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी कर रही है। पार्टी के बड़े नेता इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि अध्यक्ष का चुनाव जाति, क्षेत्र या सामाजिक समीकरणों के आधार पर हो। पार्टी ऐसा अध्यक्ष चाहती है जो संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि नाम चौंकाने वाला नहीं होगा। ये जिम्मेदारी किसी ऐसे वरिष्ठ नेता को दी जाएगी जिसके पास राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का अनुभव होगा। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर बिहार चुनाव की घोषणा से पहले अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया तो इसे चुनाव के बाद ही किया जाएगा। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।